अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने डिमांड की थी कि हमें पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाई जाए। तो मामला कुछ ऐसे है कि आज से हम पॉलिटिकल साइंस को स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हम अपना स्टार्ट लेंगे पेपर 2 से, क्योंकि पेपर 2 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। टफ तो मैं नहीं कहूँगी, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें थोड़ी चीज़ें थोड़ा बच्चों के लिए मुश्किल हो जाती है करना। तो फर्स्ट हमारा इनिशिएटिव जो स्टार्ट होगा वो पेपर 2 से है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम की। तो पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे पहले नंबर आता है यूएस का। तो यूएस की तरफ जाने से पहले सबसे पहले हम अपना थोड़ा मैप देखेंगे। वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप किस तरह से है। फर्स्ट देखें आप, नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे देखें नॉर्थ अमेरिका है और नीचे इसके साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका इधर साइड पे आ जाएं, बिल्कुल राइट साइड पे तो एशिया है, उसके बाद यूरोप और उसके बाद लास्ट पे आके आपका अफ्रीका है। अगर हम ओशंस की बात करें तो इनके दरमियान में यानी कि एस शेप में हमारा क्या गुजरता है, अटलांटिक ओशन। अटलांटिक के बाद इधर देखें तो पैसिफिक है और फिर ऊपर देखें ये आर्कटिक ओशन है और इधर साइड पे आ जाएं तो फिर पैसिफिक। और सबसे नीचे अगर हम बात करें तो सबसे नीचे हमारा है साउथ अटलांटिक ओशन। ठीक है, ये हमारे ओशंस हैं और ये बिल्कुल साइड पे, बिल्कुल राइट साइड पे देखें तो ऑस्ट्रेलिया है हमारा। अगर हम यहाँ पे अमेरिका की बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये दरम्यान में क्लैशेस भी रहे हैं बट वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। बात अगर हम करें कि वो कौन सी दो स्टेट्स हैं जो अमेरिका के अंदर नहीं है, हिस्सा तो अमेरिका का ही है। 48 स्टेट्स जो हैं वो इसके मेन लैंड पे ही मौजूद हैं। बट अगर दो स्टेट्स की बात करें तो एक हवाई, ठीक है, जो पैसिफिक ओशन के पास है, और दूसरी हम बात करें तो अलास्का। अलास्का कहाँ पे है, ये कनाडा के बिल्कुल साथ है। ये हो गया हमारा वर्ल्ड मैप। अब दूसरा थोड़ी सी एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं हम यूएस के मैप का। तो ये यूएस का मैप है, थोड़ा ब्लॉक शेप में है। एक ब्लॉक बना हुआ है और उसके अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। जो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं उनको मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दिया है। जिस तरह अलास्का है, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुकी हूँ आपके सामने कि ये अमेरिका के अंदर नहीं है बट ये स्टेट किसकी है, अमेरिका की। बात करते हैं वाशिंगटन की, जो इसकी कैपिटल भी है वाशिंगटन डीसी। और उसके बाद टेक्सास है, अलास्का है, सॉरी अल्बानिया है, जॉर्जिया है, फ्लोरिडा है, लुजियाना है। लुजियाना वो स्टेट है जिसको परचेज़ करने के बाद इनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा बूस्ट कर गई थी। न्यू मैक्सिको है। तो लास्ट पे देखें तो ये अगेन वही बात आ गई, हवाई है। तो ये दो स्टेट्स हैं, हवाई एंड अलास्का। अगर हम क्वेश्चन में बात करें एमसीक्यूज़ की तो इस ये हमारे एमसीक्यूज़ भी बन जाएंगे कि वो कौन सी दो स्टेट्स हैं जो अमेरिका में नहीं हैं। तो एक है हमारी अलास्का, दूसरी है हमारी हवाई। अगर हम कुछ बात करें एमसीक्यूज़ के हवाले से तो देखें 48 स्टेट ऑन मैनलैंड, यानी कि वो जो इम्पोर्टेंट जगह है वहाँ पे मौजूद हैं। कौन सी 48 स्टेट्स। दो स्टेट ऐसी हैं जो इससे थोड़ा ज़रा दूर हैं, जिनमें कौन है, अलास्का नियर टू कनाडा, कनाडा के पास है। अगर हवाई की बात करें तो ये पैसिफिक ओशन के पास है। नेक्स्ट देखिए 50 स्टार्स आर ऑन द फ्लैग, यानी कि जो यूएस का जो फ्लैग है, ये पीपीएससी का भी क्वेश्चन आ चुका है कि यूएस के फ्लैग में कितने स्टार्स हैं। तो 50 स्टार्स हैं। तो ये रिप्रेजेंट किसको करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं 50 स्टेट्स को। तो ये छोटा हमारा रफली ओवरव्यू था इसका। इसका हमारा था ये मैप। हमने वर्ल्ड मैप को थोड़ा सा देखा, जस्ट एक सरसरी सी नज़र, और उसके बाद हमने इसका देखा ये यूएस का मैप। नेक्स्ट अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 का। बात करें तो पॉलिटिकल सिस्टम की, तो यूएस का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो, इसके बारे में मनरो क्या कहते हैं, मनरो कहते हैं भाई, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द हॉर्स एंड बगी अफेयर प्रोजेक्टेड इनटू अ मोटराइज्ड एरा। ये मनरो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें डेफिनेशंस की, ये डेफिनेशन यहाँ पे इसलिए ऐड की गई हैं क्योंकि जब हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो जब मुख्तलिफ राइटर्स की, मुख्तलिफ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ के हम कोटेशंस डालेंगे तो इससे हमारा क्वेश्चन जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगा। तो कोशिश करें इस तरह की कोटेशंस लाजमी मेमोराइज़ करें ताकि आपका पेपर सबसे डिफ्रेंशिएट करे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, होता कुछ इस तरह से है कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका का, अडॉप्टेड इन फिलाडेल्फिया कन्वेंशन। ये एमसीक्यू भी कई बार आ चुका है। अगर हम बात करें सीएसएस के इम्तिहान में, पॉलिटिकल साइंस के पेपर की, ज़ाहिर है उसमें एमसीक्यूज़ भी होते हैं। तो एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन आ चुका है, फिलाडेल्फिया कन्वेंशन के थ्रू हमने अडॉप्ट किया था किसको, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस को। ये अडॉप्ट कब किया जाता है, ये 1787 के अंदर। बट इसको इन्फोर्स कब किया जाता है, ये इन्फोर्स होता है 1789 के अंदर। ये कॉन्स्टिट्यूशन ब्रीफ
नॉर्म्स एंड कंडीशंस में ये बहुत ज़्यादा यूनिक है। बात अगर हम करें आर्टिकल्स की, तो ये इसमें 7 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। कितने आर्टिकल्स हैं? इससे 7 और 26 इसमें अमेंडमेंट अब तक हो चुकी हैं, यानी कि 200 साल से ज़्यादा हो गए हैं इसको, यूएस को आज़ाद हुए ब्रिटिश से। तो जस्ट इसमें अमेंडमेंट कितनी हुई हैं? सिर्फ 26 हुई हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा रिजिड है, जिसकी वजह से अमेंडमेंट करना इम्पॉसिबल है। आगे अगर हम बात करें जुडिशरी ऑक्युपाई जुडिशियल रिव्यू, यानी जुडिशरी जो है ये जुडिशियल रिव्यू ऑक्युपाई करती है। आगे देखिए, लॉर्ड ब्राइस कहते हैं, येट आफ्टर ऑल डिडक्शंस इट रैंक्स अबव एवरी अदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कहते हैं कि ये सब कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल अबव है। बात अगर हम करें फीचर्स की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके जो कुछ खसूसियात हैं इसकी, तो उनमें सबसे पहले आती है रिटन फॉर्म। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म में है। तो रिटन फॉर्म में किस तरह से है? इसमें 7 आर्टिकल्स हैं और 26 अमेंडमेंट्स हैं। बात करें अगर इसकी रिजिडिटी की, तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, ठीक है, और ये रिक्वायर करता है 2/4 मेजॉरिटी। 2/4 मेजॉरिटी अगर होगी तो इसको अमेंड किया जाएगा, अदरवाइज इसको अमेंड नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि अभी तक इसमें सिर्फ और सिर्फ 200 सालों में 26 अमेंडमेंट्स हुई हैं। बात करें अगर फेडरल की, तो ये फेडरल है 13 स्टेट्स का, ठीक है, बट नाउ दे आर 50। और ये क्या करती हैं? जो रेजिडरी पावर है वो किसके पास है? वो यूनिट्स के पास है। तो पहले जो थी 13 स्टेट्स थी, बाद में कितनी हो गई हैं? 50 हो गई हैं। अगर हम बात करें सुपरमेसी की, तो सुपरमेसी जो है वो, अगर बात करें सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, तो सुप्रीम इन नेचर, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपनी नेचर में सुप्रीम है। सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें, तो सेपरेशन ऑफ पावर एक इसकी बहुत ही प्रोमिनेंट, एक प्लॉजिबल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका की, क्योंकि इसमें कांग्रेस जो है वो लेजिस्लेटिव पावर्स को कंट्रोल करती है, प्रेसिडेंट एग्जेक्टिव को, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशरी पावर्स को कंट्रोल करती है। बात अगर हम करें चेक्स एंड बैलेंस की, तो चेक्स एंड बैलेंस में क्या होता है? वीटो पावर होती है, रेटिफिकेशन होता है, और ये तमाम किसके अंडर आता है? चेक्स एंड बैलेंस के अंदर। फिर अगर बात करें बिल्स ऑफ राइट की, तो बिल्स ऑफ राइट में बात करते हैं वो पर्सन की, यानी कि उसको हर किस्म की लिबर्टी है, इंडिपेंडेंट है, वो कुछ भी कर सकते हैं, फ्रीडम है, वो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी की, लिबर्टी की, मतलब इन तमाम चीज़ों की वो अगर बात करें हम ओवरऑल तरीके से, तो हर किस्म की उनको जो है इंडिपेंडेंस दी गई है कि वो अपने मामलात अपने अकॉर्डिंगली देख सकें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको चीज़ एक और चीज़ क्लियरली मेंशन करना चाहूँगी कि बात अगर हम करें इसकी अमेंडमेंट्स की, तो फर्स्ट 10 आर्टिकल्स या अमेंडमेंट्स जो हैं वो पहले ही कर दी गई थी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था। और ये जो पहले 10 आर्टिकल्स हैं ये डील करते हैं बिल ऑफ राइट्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू जो है ये सुप्रीम कोर्ट एंड लोअर फेडरल कोर्ट के अंडर काम करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो ये रिपब्लिकनिज़म होता है, यूके जो हेरिडिटरी होता है, बट यूएस रिपब्लिकनिज़म, यानी कि यूके में क्या होता है कि अगर बाप मर गया तो बेटा को मत संभालेगा, अगर बेटा मर जाता है तो पोता, और पोते के बाद फिर इस तरह से ये मामला चलता जाता है। बट यूएस के केस में ऐसा नहीं है, वो रिपब्लिकनिज़म को फॉलो करते हैं और वो इलेक्ट करते हैं अपने प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट अगर हम देखें फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो प्रेसिडेंशियल है, ठीक है, और जो प्रेसिडेंट है वो एग्जेक्टिव पावर को यूटिलाइज करता है। इसके अलावा ये ड्यूल सिटीजनशिप देते हैं, एक दूसरी जिस स्टेट में वो बंदा वहाँ पे रहता है तो उसको ड्यूल सिटीजनशिप दी जाती है। बात अगर करें पॉपुलर सवरेनिटी की, तो सवरेनिटी जो है ये एट्रीब्यूट करती है लोगों से, ठीक है। तो ये सवरेनिटी अगर पाकिस्तान की बात करें तो सवरेनिटी अल्लाह ताला की है, बट यूएस में ऐसा नहीं है, वो सवरेनिटी देते हैं पीपल्स को। लेजिस्लेचर की बात करें तो बाई कैमरल है, फर्स्ट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसको हम लोअर हाउस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेनेट जिसको अपर हाउस कहते हैं। इसके अलावा स्पॉइल सिस्टम को भी ये यूटिलाइज करते हैं, जिसमें ये वर्स्ट होता है ड्यूरिंग 90th सेंचुरी। तो ये हमारा था इसकी फीचर्स थी कॉन्स्टिट्यूशन के। नेक्स्ट देखें, अगर इसको अमेंड करना हो तो अमेंड का तरीकाकार क्या है। अमेंड इसको इस तरह से करेंगे, 2/3 मेजोरिटी ईच हाउस, यानी कि दोनों हाउसेस में, अपर एंड लोअर हाउस में इसकी 2/3 मेजोरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा डायरेक्ट स्टेट जो है वो कंडक्ट करती है। बाकी नेक्स्ट देखें, बाय 3/4 फ्रॉम ऑल स्टेट्स, हर स्टेट में से 3/4 का होना ज़रूरी है। तो ये इसका अमेंडमेंट्स के तरीके थे।
नेक्स्ट देखें, अगर हम बात करें चेक्स एंड बैलेंस की, चेक्स एंड बैलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तकरीबन हर बार आ रहा होता है और ये डील करता है सेपरेशन ऑफ पावर के साथ। सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पे मैं आपको क्लियरली मेंशन कर दूँ, सेपरेशन ऑफ पावर एक्चुअली चीज़ ये है कि ये जो 3 ऑर्गन्स हैं, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये तीनों ऑर्गन्स अपनी डोमेन में रहकर अपने काम अपने तरीके से हैंडल करें। तो ये है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि अगर जुडिशरी है तो वो एग्जेक्टिव पावर उनको यूटिलाइज नहीं कर सकती, उनको डील नहीं कर सकती, क्योंकि जुडिशरी को पता है कि मैंने अपने मामलात को किस तरह से देखना है। इसके अलावा इसी तरह बाकी तीनों ऑर्गन्स है वो अपने अपनी डोमेन में रहकर काम करें, तो वो सेपरेशन ऑफ पावर है। बट सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर एक चेक लगा दी जाती है जिसको चेक्स एंड बैलेंस का नाम दिया जाता है। तो वो चेक्स एंड बैलेंस क्या है? चेक्स एंड बैलेंस कुछ इस तरह से है, होता कुछ इस तरह से है। फर्स्ट देखें, लेजिस्लेचर है हमारे पास, उसके पास जुडिशरी है और थर्ड है हमारे पास एग्जेक्टिव। तो ये चेक इसलिए लगाई जाती है ताकि हम ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकें, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ को देख सकें कि कोई एक ऑर्गन ओवर पावर ना हो, यानी कि अगर हम लेजिस्लेचर पे नज़र नहीं रखते तो माइट बी पॉसिबल वो अपनी पावर को मिसयूज़ करे, अगर जुडिशरी पे नहीं करते तो वो मिसयूज़ कर सकता है, और एग्जेक्टिव को ना चेक करें तो ये मिसयूज़ कर सकता है। तो इस मेंटेनेंस को देखने के लिए, इन चीज़ों को चेक करने के लिए, चेक्स एंड बैलेंस रखने के लिए इनके आपस में चेक बिठा दी जाती हैं। होता कुछ इस तरह से है, कोई डोमेन, वर्केबल एंड ओवर पावर, इन 3 चीज़ों को मेंटेन किया जाता है चेक्स एंड बैलेंस के अंदर। बात अगर हम करें इनके चेक्स एंड बैलेंस की, तो चेक्स एंड बैलेंस किस तरह से काम करता है? काम कुछ इस तरह से है, लेजिस्लेचर जब कोई भी बिल बनाता है तो उसे सेंड करता है एग्जेक्टिव को, ठीक है। एग्जेक्टिव के पास बिल जाता है, उसके बाद फिर अगेन सेंड बैक टू लेजिस्लेचर, यानी कि लेजिस्लेचर ने बिल डिज़ाइन किया, उसको पास किया और भेज दिया एग्जेक्टिव के पास। एग्जेक्टिव ने क्या किया? उसको लेजिस्लेटिव के पास भेजा। लेजिस्लेटिव के पास आने के बाद होता कुछ इस तरह से है, चेक बिठा दी जाती है। जब लेजिस्लेचर ने उसको 51 वोट्स के साथ पास किया है तो अब वो चला जाता है लेजिस्लेचर के पास। जब लेजिस्लेचर के पास आता है तो यहाँ पे लेजिस्लेचर एग्जेक्टिव के पास ये राइट है कि वो उसको रिजेक्ट कर दें या फिर उसको वीटो कर दें, ठीक है। इसको वीटो कर सकते हैं और इस तरह से वो बिल जो है वो वर्क नहीं करेगा। तो ये चेक है, काम इसी का था जो इसने करना था, बट उसके ऊपर चेक बिठाई थी एग्जेक्टिव की। नेक्स्ट अगर देखें, इफ़ द बिल इज़ पास्ड बाय 2/3, अगर 2/3 के साथ बिल पास हो जाता है, देन इट बिकेम अ डायरेक्ट लॉ, तो उसको डायरेक्ट लॉ बना दिया जाता है। बट ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कभी भी नहीं होता कि 2/3 मेजोरिटी किसी भी बिल को मिल जाए। नेक्स्ट देखें, इफ़ एग्जेक्टिव ऑर्डर इज़ पास्ड इन फ्रंट ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव के ऑर्डर को लेजिस्लेचर पास कर दे बट वन पावर कैन चेक इट, तो फिर भी एक दूसरी पावर है जो उसको चेक करेगी। तो दूसरी पावर का नाम है जुडिशरी, यानी कि अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव के दरमियान कोई बिल पास हो जाता है तो होता कुछ इस तरह से है कि जुडिशरी उसको वीटो करने की हकदार है या फिर उसके पास पावर है कि वो उसको वीटो कर सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लेजिस्लेचर की चेक बिठाई हमने एग्जेक्टिव पे और एग्जेक्टिव की चेक बिठाते हैं हम जुडिशरी पे। तो इस तरह ये चीज़ें सर्कुलेट करती हैं और चेक्स एंड बैलेंस का जो मामला है वो चलता रहता है। आगे अगर हम देखें 1788 कॉन्स्टिट्यूशन कहता है द 3rd आर्टिकल इज़ अबाउट जुडिशरी बट नॉट मेंशन हाउ इट कैन बी फॉर्म्ड, यानी कि 3rd आर्टिकल डील तो करता है जुडिशरी के साथ बट इसकी कहीं भी मैंशनिंग नहीं है कि ये वर्क किस तरह से करेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें जुडिशरी एक्ट की तो वो पास होता है 1789 के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोर्ट सिस्टम की तो कोर्ट सिस्टम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, सबसे बड़ी कोर्ट जो होती है वहाँ उसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, जो कि पूरे स्टेट में एक ही होती है। सुप्रीम कोर्ट एक होती है, उसके बाद हमारे पास सर्किट कोर्ट्स होती हैं जो कि 4 होती हैं, 1, 2, 3 एंड 4, 4 हमारे पास सर्किट कोर्ट्स होती हैं और फिर इसके अंडर काम करती हैं। इसके बाद क्या है 13 फेडरल कोर्ट्स होती हैं जो सर्किट कोर्ट के अंडर काम करती हैं। तो ये जुडिशियल सिस्टम था, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद सर्किट कोर्ट एंड देन लास्ट पे आती हैं हमारी फेडरल। नेक्स्ट अगर हम बात करें जज की अपॉइंटमेंट की तो इसकी अपॉइंटमेंट होती है लेजिस्लेचर के थ्रू, नॉमिनीज देती है लेजिस्लेचर, नॉमिनीज यानी कि नाम सजेस्ट करती है इसको भी जज होना चाहिए, इसको भी होना चाहिए, इस तरह से, बट उसको कंडक्ट करती है एग्जेक्टिव और फिर एग्जेक्टिव के बाद प्रेसिडेंट जो है वो अप्रूव करता है
फाइनल वर्डिक्ट कम्स फ्रॉम अपर हाउस। अपर हाउस से आता है फैसला कि किसको इसका जो है वो जज बनाया जाएगा। तो इस तरह से अपॉइंटमेंट होती है जजेस की। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जैक्टिव जो है, तो एग्जैक्टिव वर्क करती है विद द कोलैबोरेशन ऑफ सेनेट, यानी कि एग्जैक्टिव कोई भी काम करेगी उसमें वो सेनेट की जो कंसेंट है वो उसके लिए लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम देखें, एग्जैक्टिव डज नॉट अप्रूव द इंटरनेशनल ट्रीटीज़। एग्जैक्टिव के पास पावर नहीं है कि वो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को साइन करे या फिर उनको अप्रूव करे विदाउट सेनेट, सेनेट के बगैर। हाँ, अगर सेनेट अपनी रजामंदी का इजहार कर दे तो एग्जैक्टिव के लिए मुमकिन है कि वो ट्रीटीज़ को साइन कर दे। बात अगर हम करें वॉर्स की, तो वॉर्स को डिसाइड करते हैं लेजिस्लेचर, ठीक है, और ये इम्पीच कर सकते हैं एग्जैक्टिव को। आगे नेक्स्ट देखें, डायग्राम है, इसके थ्रू हम थोड़ा इसको मज़ीद इसमें समझने की कोशिश करेंगे। तो ये देखें ट्रायंगल है, सबसे पहले एग्जैक्टिव है, फिर जुडिशरी और फिर लेजिस्लेचर। होता कुछ इस तरह से है, एग्जैक्टिव जो है वो अपॉइंट करती है जजेस को, ठीक है, फिर उसके बाद चेक बिठा देती है। उसके बाद कुछ होता है ऑर्गेनाइज करती है लेजिस्लेचर, फिर उसके पास चेक बिठाई जाती है, यानी कि ये वीटो उसको कर सकते हैं, इसके पास पावर है, ये वीटो करने की सलाहियत रखते हैं। उसके बाद क्या होती है, फाइनल अपॉइंटमेंट होती है एग्जैक्टिव के अंडर ही, यानी कि एग्जैक्टिव ने नॉमिनेट किया मेंबर्स को, उसके बाद फिर ऑर्गेनाइज़ किया, और उसके बाद फिर फाइनल अपॉइंटमेंट्स कैसी होती हैं एग्जैक्टिव के अंडर, चेक बिठा दी जाती है यहाँ पे, और फिर इस तरह से अपॉइंटमेंट होती है किसकी, जजेस की। नेक्स्ट अगर हम बात करें जॉन लॉक की, तो जॉन लॉक कहते हैं पावर बिलोंग टू पीपल, यानी कि ये थ्योरी देते हैं सेपरेशन ऑफ पावर की, चेक्स एंड बैलेंस की। तो वो कहते हैं कि जो पावर है उसका डायरेक्ट लिंक किससे है, पीपल, लोगों से। मोंटेस्को ने, अगर हम बात करें सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट किसने दिया, तो सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट मोंटेस्को ने दिया। आगे देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें यूएस की प्रेसिडेंसी की, तो यूएस की प्रेसिडेंसी कुछ इस तरह से है, इसको बोलते हैं फॉरमोस्ट रूलर इन द वर्ल्ड। ये फॉरमोस्ट रूलर होता है इन द वर्ल्ड। इसकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो नॉन पार्लियामेंट्री होती है, और ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। अगर हम बात करें तो डज नॉट बाउंड डाउन टू कैबिनेट, यानी कि जो प्रेसिडेंट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, और उसके पर वो बाउंड नहीं होता कि वो कैबिनेट की राय ले किसी भी मामले में। इसके अलावा अगर बात करें तो कैबिनेट किस तरह बनाई जाती है, चूज़ हिज ओन कैबिनेट कॉल्ड प्रेसिडेंट्स फैमिली। ज़ाहिर है वो जो प्रेसिडेंट को वो सजेस्ट करती है, एडवाइस करती है मामलात में, उसको ओपिनियंस दे रही होती है। तो प्रेसिडेंट क्या करता है, अपनी मर्ज़ी से जो उसको बंदा बेहतर लगता है अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया, उसको वो सिलेक्ट करता है और अपनी प्रेसिडेंट्स फैमिली बना लेता है। नेक्स्ट देखें, ओगे और क्या कहते हैं इस बारे में, ग्रेटर रूल। प्रेसिडेंट जो होता है वो ग्रेटर रूलर होता है ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा हेनरी बात करते हैं प्रेसिडेंट एक्सरसाइज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ अथॉरिटी एवर यील्डेड बाय एनी मैन इन डेमोक्रेसी, यानी कि प्रेसिडेंट के पास वो तमाम तर पावर होती हैं जो एक डेमोक्रेसी में एक हेड के पास होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी, ये सिलेक्शन कैसी होती है, इलेक्टेड ऑन ट्यूसडे आफ्टर द फर्स्ट मंडे इन नवंबर ऑफ एवरी लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर वो होता है जिसमें जो फेब का महीना है वो 29 डेज़ का होता है। वैसे तो यूजुअली 28 डेज़ होते हैं, बट लीप ईयर जो होता है अकॉर्डिंग टू कमरी कैलेंडर, तो लीप ईयर के अकॉर्डिंगली इसमें क्या होता है, आफ्टर 4 ईयर्स लीप ईयर आता है और इसमें इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। अगर हम बात करें इसकी मीटिंग्स की, मीट इन एवरी स्टेट कैपिटल, यानी कि इसकी जो इसको कंडक्ट करवाया जाता है इलेक्शंस को, वो हर स्टेट के कैपिटल के अंदर इसके इलेक्शंस होते हैं। फिर होता कुछ इस तरह से है, काउंटिंग की जाती है 6 जनवरी को काउंटिंग की जाती है। फिर इनॉग्रेशन होती है जो कि 20 जनवरी को होती है अकॉर्डिंग टू 20th अमेंडमेंट 1933, जो कि 1933 में पास होती है। उसके अकॉर्डिंगली 20 जनवरी को ये हल्फ उठाते हैं। फिर बात करें हम क्वालिफिकेशंस की, तो नेचुरल बॉर्न सिटीज़न ऑफ यूएस है, यानी कि उसकी जो पैदाइश है वो बर्थ प्लेस उसकी यूएस होनी चाहिए। अगर हम एज की बात करें, ही मस्ट बी 35 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, उसको 35 साल होना चाहिए। अगर हम बात करें, सम टाइम होता है सम केसेस में एक बंदा है उसकी बर्थ तो यूएस की है बट वो कहीं और चला जाता है, मतलब कहीं और जाके वो अपनी सकूनत इख्तियार कर लेता है,
तो यहाँ पे ये कंपल्सरी है कि उसको कंसेक्यूटिवली 14 साल वहाँ पे क़याम करना उसके लिए लाजिम है, ठीक है। अगर उसके अलावा हम बात करें टेन्योर की, तो इसका टेन्योर कब से कब तक होता है। प्रेसिडेंट का टेन्योर बेसिकली 4 इयर्स का होता है, क्योंकि हमारे लीप ईयर आफ्टर एवरी 4 इयर्स आते हैं, तो टेन्योर इसका 4 इयर्स होता है। इसके अलावा इसके लिए फ़िक्स कर दी जाती है कि कोई भी प्रेसिडेंट वो 10 ईयर अपनी हुकूमत करेगा। अगर हम बात करें इसके टेन्योर की 4 साल है, तो 10 साल तो फिर भी नहीं बनते, 8 साल बनेंगे। तो ये इन्होंने फ़िक्स कर दिया है 10 साल से ज़ायद कोई भी जो प्रेसिडेंट वो हुकूमत नहीं कर सकता। नॉट इलेक्टेड फॉर थर्ड टाइम, ठीक है। वो कहते हैं कि कंसेक्टिवली तीसरी मरतबा वो अपॉइंट नहीं हो सकता। अगर हम इसकी रिमूवल की बात करें, इसको किस तरह से रिमूव किया जा सकता है, तो बिफोर एक्सपायरी कैन बी इम्पीच्ड, तो इसको इम्पीच कर सकते हैं। पावर्स की अगर बात करें, ग्रेटेस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड, लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे जो अजीम तरीन ऑफिस है वो है प्रेसिडेंट ऑफ यूएस का। इसके अलावा हॉकिंस कहते हैं फॉरमोस्ट रूलर इन द वर्ल्ड, हॉकिंस ने अपनी राय दी है, वो कहते हैं कि फॉरमोस्ट रूलर इन द वर्ल्ड। आगे अगर हम प्रेसिडेंट की एग्जेक्टिव पावर्स की बात करें, तो एग्जेक्टिव पावर्स में एज चीफ एडमिनिस्ट्रेटर फेडरल लॉज बनाता है, ट्रीटीज़ को साइन करता है, इन्फोर्स करता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज को, प्रॉपर्टी एंड प्रोटेक्शन, इन्फोर्स फेडरल लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। ये इसकी एग्जेक्टिव पावर्स हैं किसकी, प्रेसिडेंट की। एज कमांडर इन चीफ, अब एज ए कमांडर इन चीफ वो क्या वर्क करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस के लिए वो आंसरेबल है, अपॉइंट करता है मिलिट्री ऑफिसर्स एंड डिक्लेयर वॉर, और वो वॉर्स डिक्लेयर करता है कौन, प्रेसिडेंट, अंडर एग्जेक्टिव पावर्स। एज अपोनेंट ऑफ फॉरेन, यानी कि वो क्या करता है, फॉरेन अफेयर्स के मामले में वो क्या करता है, फार्मुलेट फॉरेन पॉलिसी, अपॉइंट ऑल डिप्लोमेट्स, डिप्लोमेसी के लिए डिप्लोमेट्स की अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करता है। इसके अलावा देखिए अपॉइंटमेंट्स करता है टू द फेडरल सर्विसेज सुपीरियर सर्विसेज, यानी कि हर किस्म की जो बड़े बड़े अहदों की जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो भी कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। इसके अलावा अगर देखें पावर ऑफ रिमूवल बाय इम्पीच्ड ट्रेन ब्राइबरी, यानी कि अगर किसी इंसान के पास ये एलिगेशन है या फिर ये एलिगेशन साबित हो जाता है कि इसने ये हीनियस क्राइम कंडक्ट किया है, तो ये इसको रिमूव कर देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जेक्टिव पावर को हमने डिस्कस किया, आगे हम देखें तो लेजिस्लेटिव पावर कौन सी होती हैं, तो इसके पास वीटो पावर होती है जो कि एक थ्रेट है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ये कांग्रेस के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट है, कौन, वीटो पावर। फिर नेक्स्ट हमारे पास आते हैं अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं, ये सेनेट के चेयरमैन होते हैं। इसके अलावा ये प्रेसिडेंट की मौत की सूरत में सडन डेथ हो जाती है, प्रेसिडेंट कहीं चले जाते हैं, लापता हो जाते हैं, तो जो प्रेसिडेंशियल अफेयर्स हैं उनको कौन लुक आफ्टर करता है, वाइस प्रेसिडेंट। इसके अलावा सम टाइम वो कैबिनेट की मीटिंग्स को भी एड्रेस कर रहा होता है। इसके अलावा अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, पाकिस्तान के पार्लियामेंट को मजलिस शुरा कहा जाता है, जबकि अमेरिका की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं। तो कांग्रेस क्या कहता है हमें, कांग्रेस कहता है ऑल लेजिस्लेटिव पावर ग्रांटेड टू कांग्रेस। ऑब्वियसली कांग्रेस ही देखिएगा सारे मामलात, तो जो तमाम लेजिस्लेटिव पावर हैं वो कांग्रेस के अंदर काम करती हैं। तो इसके 2 हाउसेज़ हैं, इसकी पार्लियामेंट की 2 हाउसेज़ हैं, एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, लोअर हाउस, ठीक है, जो कि मोस्ट पावरफुल होता है। इसकी अगर हम बात करें फीचर्स की, तो ये पॉपुलर ब्रांच है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो स्टैंडिंग सिटीज़न ऑफ यूएस, वही बात जो हमने प्रेसिडेंट के लिए जो कंडीशन रखी थी, वो स्टैंडिंग सिटीज़न होना चाहिए यूएस का फॉर 7 ईयर्स, एटलीस्ट 7 सालों से। एज 25 ईयर्स होनी चाहिए, सिटीज़न ऑफ स्टेट, यानी कि उसको स्टेट का सिटीज़न होना चाहिए जिस स्टेट को वो रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम बात करें इलेक्शंस की, तो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए इलेक्शंस होते हैं, और वोटर्स की एज कितनी होती है, 18 ईयर्स। फिर अगर हम बात करें सेशन की, तो इसका सेशन हर साल में एक बार मुनक्कद किया जाता है, और ये 3rd डे ऑफ जनवरी, यानी कि जनवरी का तीसरा दिन, 1st, 2nd एंड 3rd दिन कोई भी हो, अकॉर्डिंग टू कैलेंडर वो 3rd डे ऑफ जनवरी सेशन अपना ऑर्गेनाइज कर लेते हैं।
फिर अगर हम बात टर्म की करें तो इसकी टर्म जो है वो शॉर्ट होती है, ओनली 2 ईयर्स। बात अगर हम करें इसके अपर हाउस की, तो सेनेट को अपर हाउस बोला जाता है। इलेक्शन किस तरह से होते हैं? इलेक्शंस होते हैं डायरेक्टली बाय पीपल। पीपल जो है वो डायरेक्टली इंगेज होते हैं इलेक्शंस के अंदर। फिर अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें, मस्ट बी सेनेटर, उसको सेनेटर होना चाहिए, यानी कि जो कंडीशन सेनेटर के अंदर पाई जाती हैं वो तमाम होंगी, तो इट मीन्स कि वो एलिजिबल होगा। फिर अगर उम्र की बात करें तो 30 ईयर है। अगर सिटीज़न की बात करें, एटलीस्ट उससे 9 साल इसका क़याम होना चाहिए यूएस के अंदर। टर्म की अगर हम बात करें 6 ईयर है। और सेशन की अगर बात करें तो हर साल इसका सेशन साल में एक बार ज़रूर होता है। फिर इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो सेनेट के जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंशियली सिस्टम को जो संभालते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, यानी कि उसके हेड ऑफ सेनेट कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। इसके अलावा अगर हम देखें इसकी सेनेट की पावर्स की, तो पावर्स इसकी किस तरह से हैं? ये कोऑर्डिनेटिंग पावर्स होती हैं इसके पास। ये सबऑर्डिनेट टू कांग्रेस होता है, कौन? सेनेट। फिर ये कंट्रोल करता है पावर टू अमेंड द बिल्स। इसके अलावा ये कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड करता है। और ये सेकंड चैम्बर इन द वर्ल्ड भी कहलाता है, कौन? सेनेट। फिर अगर हम बात करें कन्फर्मेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स, ये अपॉइंटमेंट्स करने के बाद उनके कन्फर्मेशन देता है कि ये जो नॉमिनीज़ हैं ये अपॉइंट होने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। ट्रीटीज़ को अप्रूव करता है, इन्वेस्टिगेशन अपॉइंटमेंट्स करता है, स्पीच होती हैं मुख्तलिफ पावर्स इसके अंडर। और फिर ये क्या करता है? ये वॉर्स डिक्लेयर करता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पीपीएससी में भी आता है, एफपीएससी में भी आता है और हिस्ट्री ऑफ यूएस में। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस में एक क्वेश्चन लाजमी आता है। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू है क्या? बेसिकली जुडिशियल रिव्यू जो हमारा है वो, अगर इसके मीनिंग की बात करें तो जुडिशियल रिव्यू कहता है टू नो लॉज पास्ड बाय कांग्रेस आर कॉन्सोनेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो लॉज, जो बिल्स या फिर जो कानून किसी कांग्रेस ने पास किया है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है? अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और ये सबसे पहले कब अज्यूम किया गया था? ये 1803 में अज्यूम किया था इन केस ऑफ मैरबरी वर्सेस मेडिसन केस। तो स्टूडेंट्स हमारा ये था हमारा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी डिस्कस किया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को भी डिस्कस किया, अमेंडमेंट्स को भी देखा, हमने पावर्स को भी देखा, पार्लियामेंट यानी कांग्रेस को देखा, और इसके अलावा इसकी टर्म्स एंड कंडीशन देखी, जुडिशियल रिव्यू को देखा हमने, और ये कब ओरिजिनेट होता है, किस तरह वर्क करता है, पहला जुडिशियल रिव्यू कब लिया गया था। और इसके अलावा हमने चेक्स एंड बैलेंस को भी देखा और सेपरेशन ऑफ पावर को अलग किया, और फिर स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट देखा। इसके अलावा हमने अमेंडमेंट्स की जो थी कॉन्स्टिट्यूशन वो क्यों नहीं पॉसिबल, उसको देखा। वर्ल्ड मैप का एक छोटा सा ओवरव्यू लिया कि अमेरिका कहाँ किस जगह पे मौजूद है। इसके अलावा हमने इसको नेक्स्ट हमने अमेरिका का एक रफली ड्राफ्ट बनाया ताकि हमें मेमोराइज़ हो जाए अमेरिका है किस तरह का। इसके अलावा हमने कुछ अपनी स्टेट्स थी जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, उनको हाईलाइट किया हमने। फिर कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को देखा। तो ये हमारा कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस है। तो इसमें तकरीबन तमाम कवर है, और जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार बार ऑफ रिपीटेडली एग्जामिनर पूछता है वो यही क्वेश्चन है, मैक्सिमम वही यही क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनर करता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा आपको यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में अब कभी भी कोई मसला नहीं होगा। तो अगर कहीं पे भी मसला आए तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं। अपना व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, मज़ीद क्वेश्चन आप वहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा नोट्स का पीडीएफ लेने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि आपको हैंड रिटन नोट्स जो हैं आपको मिल जाए आसानी से। इसके अलावा दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।